चलिए, न्यू स्टूडेंट, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में हो? शिट शिट शिट, छुट्टी चल रही है क्या? आज छुट्टी है, आज हॉलीडे है ना। पीटीएम था, पीटीएम में गया कौन फिर? दोनों जाए, पापा भी गए हैं। पीटीएम में क्या रहा आज? क्या खिलाया स्कूल वालों ने? दिया कुछ खाने के लिए? क्या दिया? जूस दिया। हाँ। और बेटा मीठी गोली है तुम्हारे लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। ऑन कर दिया क्या? हाँ, तो लास्ट में क्या पढ़ा था अपन ने? बैक्टीरिया के पोषण के बारे में बता रहे थे। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था राइजोबियम का। तो पोषण में आपके पास क्या क्या प्रकार बताए थे? 3। हाँ, वैसे मुख्य होते हैं 2 ही। हर बार कहा है, अगर कोई सीधा पूछे तो आपने कितने जवाब देने हैं? 2 ही। एक क्या होते हैं? समयपोषी, और एक होते हैं विषमपोषी। ठीक है, समयपोषी में जो जीवाणु होते हैं वो कितने प्रकार के बताने हैं? 2। एक होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषी और एक होते हैं रसायन संश्लेषी। ये याद रखना है। तो जो आपके प्रकाश संश्लेषी है उसकी डिटेल हमने दे दी थी, और प्रकाश संश्लेषी में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं उनकी कुछ पॉइंट तो आपको बताए थे, 2-4 और लिख लेना। प्रकाश संश्लेषी में नंबर 1 क्वेश्चन आता है कि भाई ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो आपका किसके आधार पर करते हैं? तो बैक्टीरिया में किसकी आवश्यकता होगी प्रकाश संश्लेषण के लिए? 5वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, 4थी में भी पढ़ाया जाता है, आजकल तीसरी दूसरी में भी आने लग गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों के पास क्या चीज होनी जरूरी है। ठीक है, तो वो होनी जरूरी है क्लोरोफिल। क्या चाहिए? मैंने पौधों के पास पूछा है ना, पौधे बाहर से क्या लेंगे वो बात है। सनलाइट है, पानी है, वायु है। पौधों के पास जो मुख्य चीज होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो क्या चीज होती है? क्लोरोफिल। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीवाणुओं के पास प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज होती है, तो इस क्लोरोफिल के आगे एक शब्द लगा देना, बैक्टीरियो। कि जीवाणुओं के पास प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा लवक पाया जाता है? विच प्लास्टिड्स हैव बैक्टीरिया फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जीवाणुओं के पास कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, कौन सा लवक होता है, या कौन सा क्लोरोफिल होता है? तो कौन सा होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब एक और क्या समझे कि पौधों के पास अभाव होता है किसका? क्लोरोफिल का। यानी वास्तव में क्लोरोफिल को हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या कहेंगे? पर्णहरित। तो पौधों के पास तो होता है पर्णहरित, लेकिन जो आपके जीवाणु हैं इनमें इस पर्णहरित का क्या होता है? अभाव होता है। तो कौन सा पर्णहरित पाया जाता है जीवाणुओं में? शब्द याद रखना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और इसका खास तौर पर जो उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, कल लिखवाया था, मुख्य नाम आपको क्या याद रखना है? साइनोबैक्टीरिया। ये हमने कल पढ़ दिया। और जिसमें एक कोशिकीय क्या पढ़ी जाती है? शैवाल। और कौन सी शैवाल बताई थी? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ये होते हैं प्रकाश संश्लेषी। दूसरे नंबर पे बताया था आपको कौन सा? रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी में आपके पास पूछा जाए कि ये आपका भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया। ज़्यादातर इसमें कौन से बैक्टीरिया पढ़े जाते हैं? अवायवीय, या पढ़े जाते हैं जो जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया से या आपके किसी दूसरे हिस्से से दूसरे रूप में बदलाव करते हैं क्रिया के द्वारा, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? रसायन संश्लेषी। तो क्वेश्चन आता है कि जो केमी सिंथेटिक होते हैं वो आपके बैक्टीरिया एक तरह से पोषण ग्रहण करते हैं, तो कौन सी क्रिया से करते हैं?
तो आपने जवाब देना है कौन सी क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया, केमिकल प्रोसेस। विच बैक्टीरिया ऑब्टेन ओवन न्यूट्रिएंट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज, तो उनका नाम क्या होता है, केमिसिंथेटिक। केमिसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, रसायन संश्लेषी। उसके बाद आगे नाम आया था किसका, परजीवी का। परजीवी का भी बता दिया था आपको। परजीवी के ऊपर उदाहरण बहुत सारे होते हैं जो मनुष्य में रोग फैलाते हैं, जानवरों में रोग फैलाते हैं और पादप में रोग फैलाते हैं। तो जो आपके जीवों के रोगी घटक होते हैं, जीवों के रोग के कारक होते हैं, वो आपके पास सारे जीवाणु किस में पड़े जाते हैं, परजीवी में पड़े जाते हैं, पैरासिटिक होते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बताया था बीच में मैंने आपको, कौन सा, सहजीवी, सिम्बायोटिक, जो आपके पास दोनों तरफ से क्या होते हैं, लाभदायी, जो जीवों के लिए लाभप्रद होते हैं, जो जीवों के लिए लाभप्रद होते हैं, बेनिफिशियल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच लाइक दैट फॉर ओनली प्लांट्स, यानी ज्यादातर किसके लिए, पौधों के लिए। मनुष्य के लिए भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो परजीवी ना होकर सहजीवी का काम करता है। कहाँ पाया जाता है, नाम क्या है, बताओ। मात्रा बढ़ने पे इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, लेकिन उसकी मनुष्य को जरूरत भी होती है। क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कौन सा जीवाणु जो हानिकारक जीवाणुओं को या सूक्ष्म जीवियों को मारता है या खाता है, कौन सा जीवाणु होता है और कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन फेमस है, ज़्यादातर धाकड़ क्वेश्चन है, और इसकी अधिकता हो जाए तो ब्लड का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन का हो सकता है, और आंत का इन्फेक्शन हो सकता है। अपने को कई बार जैसे मौसम बदलाव आते हैं तब इनका प्रकोप देखने को मिलता है। कई बार क्या है, खाना खा लेते हैं और पेट में क्या लगते हैं, मरोड़े, ठीक है, पेट दर्द करता है ना, कहते हैं मरोड़ लग गई, तो ये मरोड़ उन्हीं जीवाणुओं की अधिकता के कारण होती है। और जब ये लेवल में होते हैं तो सही से काम करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, फूड पॉइजनिंग को रोकते हैं। तो वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ई कोलाई। याद रखना, मनुष्य के लिए जो लाभप्रद बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, ई कोलाई होते हैं, एस्केरियासिस कोलाई। पाए कहाँ जाते हैं, आंत। जानवरों की भी आंत में होते हैं और हमारी भी आंत में होते हैं। आंत, और आंत में आपको पता है दो हिस्से हो गए, एक क्या है, छोटी आंत और एक बड़ी आंत। अब कहाँ पूछे तो बड़ी आंत लिखना है, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में पाया जाता है जठरांत में, जठरांत में पाया जाता है। जठरांत क्या होती है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को आप कह देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जीवाणुओं को मारने के लिए या सूक्ष्म जीवियों को मारने के लिए, भोजन विषाक्तता को कम करने के लिए कौन से जीवाणु मनुष्य के लिए लाभप्रद हैं, ई कोलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा अगर क्वेश्चन आए कि बड़ी आंत में, लिख लो कि बड़ी आंत में डायरिया विकार पैदा होता है किस जीवाणु की अधिकता के कारण, कि बड़ी आंत के लिए डायरिया जो होती है, डायरिया किस जीवाणु की अधिकता के कारण होता है। तो डायरिया जो है ये आपका किस जीवाणु की अधिकता के कारण होता है और प्रभावी किसको करता है, बड़ी आंत को, ठीक है। एक तरह से क्या होते हैं, लूज मोशन होना, ठीक है, यानी क्या है, दस्त लगना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पेचिस का जो विकार है वो दो चीजों से होता है। एक तो होता है जीवाणु से, जीवाणु से जो प्रॉब्लम पैदा होगी वो किस रूप में आएगी, फिर डायरिया। उसके ऊपर प्रकोप बढ़ जाता है किसका, साथ में अमीबा का, ठीक है। तो इसलिए याद रखना डायरिया किस जीवाणु की अधिकता से होता है, तो आंसर फिर से आपने क्या याद रखना है, ई कोलाई। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खास है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा जीवाणु मनुष्य के लिए लाभप्रद होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। अब हमने सारे पढ़े हैं कि सारे के सारे जीवाणु हम तो नुकसान देते हैं, लाभप्रद वाला कौन सा आ गया, तो लाभप्रद वाला कौन सा होता है, ई कोलाई होता है।
और पाया कहाँ जाता है? आंत। कौन सी आंत में? बड़ी आंत। ये पॉइंट फिक्स अपने दिमाग में रखना। उसके बाद ये हो गया हमारे लिए सहजीवी। इसके बाद बात आती है हमारे पास मृतोपजीवी की। मृतोपजीवी में जैसे मैंने आपको कल बताया था, इनका पोषण कहाँ पर टिका होता है। तो मृतोपजीवी एक तो क्या है आपके पास, कौन सी जगह बैठे होते हैं? गले सड़े पदार्थों पर। दूसरा मृत पदार्थों पर, मृत पदार्थों पर, या लिख सकते हो निर्जीव पदार्थों पर। यानी जो निर्जीव पदार्थ है, जिसका एक एग्जाम्पल दिया था आपको शर्करा का, वो याद रखना हमने तो, ठीक है, कि जो शर्करा होती है उसमें एक तरह से अम्ल बनता है दूध में, और वो कौन सा अम्ल बनता है? कौन सी शर्करा से बनता है और कौन सा जीवाणु काम करता है? तो उसमें कौन सा जीवाणु लिखवाया था? लैक्टोबैसिलस। ये पक्का दिमाग में रखना कि जो लैक्टोबैसिलस है ये आपका भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये किस रूप में प्राप्त करता है? तो मृतोपजीवी के रूप में प्राप्त करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूं ही दिए जाते हैं कि दूध से दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसके रूप में? उत्तर क्या होगा तुम्हारा? मृतोपजीवी। ऑप्शन आएंगे सहजीवी के रूप में, रसायन संश्लेषी के रूप में, परजीवी के रूप में और मृतोपजीवी के रूप में। तो जब ये निर्जीव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे तो वो सारे क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी कहलाएंगे, सैप्रोफाइटिक कहलाएंगे। अब लैक्टोबैसिलस वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि लगभग क्या, किसी शुभ काम के लिए जाते हैं इंसान तो साथ में दही और क्या लेके जाते हैं? चीनी। इसीलिए वो एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर देता है कि एग्जाम देने आया है तो क्या दही और चीनी जरूर खा के आया है, ठीक है। इसीलिए वो पुट कर देता है, कहता है भाई साहब बताइए कि जो दही का निर्माण हुआ है वो कौन से जीवाणुओं से होता है? तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस से होता है। ये लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? दूध से दही में परिवर्तन करते हैं। दूध से दही में परिवर्तन। तो दूध से दही में जो परिवर्तन होता किसका है? अब दूध से दही बनता है तो दो चीजों में बदलाव होता है। एक तो होता है जमाव। जब दूध दही बनता है तो जमता है, तो वो जमने वाली चीज क्या होती है? क्वेश्चन तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई एक तो दूध से दही बन गया, दूध से दही बनाने का काम किया है किस बंदे ने किया है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने करा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दूध से दही बनने पर जो जमाव होता है वो किसका होता है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकड़ा क्वेश्चन है कि कोएगुलेशन ऑफ कन्वर्जन मिल्क टू कर्ड, कि जो कोएगुलेशन का मतलब है जो जमाव होता है, वक्षेप बनता है दूध से दही बनने पर, वो किसका होता है? तो वो प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन का होता है, याद रखना। तो दो चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है कि याद कर लो। दूध से दही में जमाव बनता है, दूध से दही बनने पर जमाव, जमाव को कहते हैं कोएगुलेशन, इकट्ठा होना, अवक्षेप बनना। तो ये जमाव किसका होता है? तो आपने याद रखना है कैसीन नामक प्रोटीन का होता है। और अब बात आती है कि दूध से जब दही बनता है तो पीएच लेवल घटता है, किसके कारण? तो यानी अम्लीयता के कारण। तो दूध से दही जब बना, खट्टेपन का जो कारण है वो किसके कारण है? तो वो आपके पास एक शर्करा परिवर्तित हुई थी, लैक्टोज शर्करा किस में चली गई थी? लैक्टिक अम्ल में। इस लैक्टोज शर्करा के लैक्टिक अम्ल में जाने पर क्या होता है? पीएच का मान घट जाता है, पीएच लेवल होता है वो क्या हो जाता है? पहले से कम। और इसलिए दही की जो प्रकृति है वो क्या हो जाती है? ज्यादा अम्लीय। और ये वाला जो लैक्टिक अम्ल है, कल मैंने जैसे आपको बताया कि मानव शरीर में इसका जमाव सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है, मसल्स में होता है, जिसके कारण हार्ड वर्किंग करेंगे तो शरीर में क्या पैदा होती है? अकड़न और ऐंठन, एक्नी। एक्नी का मतलब है दर्द, यानी दर्द पैदा होता है। किसके कारण होता है? उत्तर क्या याद रखना है? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का फार्मूला भी पूछ लेता है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? कई बार आता है CH3CHOH ये होता है, ठीक है। ये आपके पास लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है।
इसको कहते क्या है कि कौन सा अम्ल है ये, तो ये आपका मोनोहाइड्रोक्सी और मोनोकार्बोक्सी बोला जाता है इसे। ये क्वेश्चन आते हैं, HSC पूछती है। और कहाँ पे है ये फॉर्मूला, आपको हो सकता है 10th क्लास की एनसीईआरटी में जरूर मिले। एनसीईआरटी 10th लेवल में फॉर्मूला आ जाता है कि ये आपके पास किसका सूत्र है, लैक्टिक अम्ल का, तो इसे याद रखें। तो ये इंपॉर्टेंस थी आपकी पोषण के चलते। अब बात आती है कि ये पोषण कर चुके हैं तो श्वसन कैसे करते हैं, कि जीवाणु श्वसन कौन से अंग से करते हैं। लिख लेना कि जीवाणुओं में जो आपके बैक्टीरिया हैं, जीवाणुओं में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन SSC ज्यादा पूछती है, HSC बहुत कम पूछती है। SSC में MTS, CHSL और CGL में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, CPO में, कि बैक्टीरिया का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ब्रीदिंग सिस्टम है, वो किस अंग के द्वारा होता है, तो वो आपका मीजोजोम से होता है। कि बैक्टीरिया में जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो किससे होता है, मीजोजोम्स। उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन कि जीवाणुओं में पोषण तो ले लिया, उसको पचा भी लेंगे, उसको ग्रहण करने का जरिया क्या होता है उनके पास, तो वो याद रखना कि जीवाणुओं में पोषण को ग्रहण करने के लिए अंग, कि जीवाणुओं में जो पोषण को ग्रहण करने का अंग होता है वही उसका चलनशील अंग होता है। याद रखना कि जो पोषण को ग्रहण करने वाला होता है इसी को हम कौन सा अंग बोलते हैं, चलनशील। चलनशील क्या होता है, लोकोमोशन। कि लोकोमोशन जो करेगा, चलेगा, तो वो कौन से अंग से चलेगा, पोषण ग्रहण करेगा तो कौन से अंग से करेगा। तो दो चीजें होती है, एक होती है आपके पास सीलिया और प्लस दूसरा वर्ड आपने याद रखना है फ्लैजिला। कि दो आपके पास क्या है, ऑर्गन्स हैं, एक फ्लैजिला है और दूसरी कौन सी है, सीलिया। सीलिया को हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षमाभ या पक्षमाभी। और जो आपके पास फ्लैजिला होती है इसे कहा जाता है कशाभिका। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म जीवियों में कौन सा अंग चलनशील के लिए मुख्य है। तो ज़्यादातर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें चलने के लिए दो अंग लगते हैं, एक होती है सीलिया, दूसरी होती है फ्लैजिला। सीलिया जो होते हैं रोए से होते हैं, जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया की सेल है तो इसके ऊपर यूं रोए से जो नजर आते हैं इन्हें दूसरा नाम दिया जाता है रोमाबी। लिख लेना कि ये जो रोए से लगे होते हैं कोशिका पे, इन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया। फ्लैजिला क्या होती है, एक लंबी सी पूंछ। ठीक है, युगलिना पढ़ा होगा कभी, देख लेना 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में। युगलिना के ऊपर और प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम इनको समझा रखा है। तो जो ये पूंछ सी होती है ये क्या होती है, फ्लैजिला कशाभिका। और सीलिया क्या होती है, पक्षमाभी। तो ये क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1 पूछता है कि पोषण ग्रहण के लिए, दूसरा पूछता है चलनशील के लिए अंग कौन से होते हैं। तो दो ही उत्तर याद रखने हैं, पक्षमाभी और क्या याद रखना है, कशाभिका। एक ही आपने याद ये जरूर रखना है कि जीवाणुओं में जो श्वसन होता है वो कौन से अंग से होता है, कौन से अंग से होता है, मीजोजोम्स। ठीक है, आगे अब बात आती है कि आपके पास जो समुद्री जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। खास क्वेश्चन है कि समुद्री जीवाणु कहलाते हैं, इनको कई नाम दिए जाते हैं, सी बैक्टीरिया, सैलिन बैक्टीरिया, सॉल्ट बैक्टीरिया, कई नाम लगते हैं इनके लिए। जैसे मैंने तो एक ही शब्द दे दिया, क्या, समुद्री। समुद्री का मतलब समंदर में जो पानी होता है उसको हम कौन सा पानी बोलते हैं, सैलिन वाटर। ठीक है, या वह सॉल्टी वाटर। तो यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सैलिन वाटर बैक्टीरिया, सैलिन वाटर का जीवाणु। उसके अलावा और क्या पूछ सकता है, लवणीय जीवाणु यानी सॉल्टी बैक्टीरिया। कि जो आपके पास सॉल्टी बैक्टीरिया है, सैलिन बैक्टीरिया है, सी बैक्टीरिया है, इसको हिंदी में एक नाम और दिया जाता है
लवणीय जीवाणु। इन लवणीय जीवाणुओं को कहते क्या हैं हम? इन्हें कहते हैं हम हेलोफाइल्स। याद रखना, इनके लिए जो शब्द लगता है वो कौन सा लगता है? हेलोफाइल्स। एक आता है सल्फर जीवाणु को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है कि सल्फर जीवाणु को क्या कहा जाता है? थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं इनको। याद रखना, खास क्वेश्चन है, यही टैग मिलते हैं हमें, इसी से याद रखना है। समुद्री होंगे तो हेलोफाइल्स, लवणीय होंगे तो हेलोफाइल्स। सल्फर का भी क्वेश्चन आता है कि सल्फर जीवाणु क्या कहलाते हैं? सल्फर जीवाणु को क्या कहा जाता है? थर्मो एसिडोफाइल्स। ये याद रखना है। और एक मैंने कल बता ही दिया था, मीथेन का निर्माण करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? उन्हें बोलते हैं मिथेनोजेनिक। ठीक है, तो जो आपके पास मीथेन बनाने वाले होते हैं, मीथेन का निर्माण करने वाले, तो मीथेन का निर्माण करने वाले जीवाणु ये आपके कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके मिथेनोजेनिक। और जो मिथेनोजेनिक होते हैं, इसका उपयोग एक तरह से किसने किया था? अपनी नीरी ने किया था। नीरी ने कहाँ प्रयोग किया? जीवाणुओं का प्रयोग समंदर के ऑयल स्पिल को हटाने के लिए भी किया जाता है, और वो आपके पास सबसे पहले किसने किया? नीरी ने किया है। क्वेश्चन आएगा, एक तो इसका ही आता है, लिख लो काम आएगा, कि मिथेनोजेनिक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? मिथेनोजेनिक का उपयोग किया जाता है नंबर 1, गली सड़ी वस्तुओं का निवारण। कि जो गली सड़ी वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं का क्या किया जा सकता है? निवारण, नंबर 1। नंबर 2, पशु अपशिष्ट। पशु का जो मल है, गोबर है, उसको क्या किया जा सकता है? साफ किया जा सकता है। किससे? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से। तीसरा बिंदु क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ऑयल स्पिल्स कंट्रोल। ऑयल स्पिल कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? मिथेनोजेनिक के द्वारा। दूसरा जो जीवाणु होता है वो होता है आपके पास स्यूडोमोनास स्टूपिड। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी का यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन ये देता है कि आपके पास इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आज के ज़माने का जो क्वेश्चन बनता है वो ये है। ऑयल स्पिल का मतलब होता है तेल रिसाव। कि समुद्री जहाज़ों से जो तेल रिसाव हो जाता है, या लगे हुए समंदर में जो प्लेटफॉर्म होते हैं ऑयल रिग के, उनसे तेल का रिसाव हो जाता है, तो उस तेल रिसाव के निवारण या नियंत्रण या हटाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग होता है? उत्तर आएगा जीवाणु। खास तौर पे कौन से जीवाणु होते हैं? मिथेनोजेनिक। ये वर्ड याद रखना है। और अगर पूछे कि ऑयल स्पिल को कंट्रोल करने में जीवाणुओं का जो प्रयोग किया जाता है वो भारत की कौन सी संस्था के द्वारा होता है, तो उसका नाम है आपका नीरी। ठीक है, खास क्वेश्चन है कि नीरी के अंतर्गत आते हैं जितने पॉल्यूशन का सौदा है। अगर मान लो तुमने पटाखे बनवाने हैं, पटाखों की परमिशन लेनी है, ग्रीन पटाखे तैयार करने हैं, उनकी भी परमिशन नीरी देती है। क्योंकि ये क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फुल फॉर्म भी लिख लो, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो नीरी है, नीरी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। नीरी में हमारे को ज़्यादा याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि ये आपके पास क्या काम करती है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा जो पर्यावरण का मुद्दा देखता है, वो कौन सा? आपका नीरी है। इसने सबसे पहले प्रयोग किया है किसके लिए? तेल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए। यही नीरी है। याद रखना,
इसने क्या किया है? तेल रिसाव नियंत्रण समंदर में जीवाणुओं के द्वारा, कि जो तेल रिसाव पर नियंत्रण किया है समंदर में जीवाणुओं के द्वारा, वो नीरी ने किया है। और नीरी का पूरा नाम याद जरूर रखना, ठीक है? कई बार पूछ ले कि नीरी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये जरूरी है आपके लिए कि नीरी का पूरा नाम क्या है, ठीक है? और सबसे पहले इन्होंने जो तेल रिसाव के ऊपर काम किया वो कौन सी जगह किया था, वो भी आप वर्ड याद रख लें, बॉम्बे हाईवे पे किया था। बॉम्बे हाईवे का मतलब ये नहीं है कि हाईवे बने है वहाँ, ठीक है? ये नाम है उस जगह का, ठीक है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, ऑयल प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म और रिग्स हैं, वो जगह आपकी क्या है, बॉम्बे हाईवे जोन कहलाती है। तो उस जगह में क्या है, तेल रिसाव के ऊपर जो काम किया है नीरी ने किया है। किसकी सहायता से किया है? जीवाणुओं की सहायता से। कौन से जीवाणु? मिथेनोजेनिक। क्या काम करते हैं? जो आपका तेल रिसाव है उसका निवारण, क्योंकि तेल की लेयर समंदर पे जमने पर जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है समंदर में जो जीवित थे वो सारे के सारे स्वाह हो जाते हैं। किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है, आना और जाना बंद हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर नेचुरली ऑक्सीजन अपने आप घुलती है और अपने आप बाहर चली जाती है। डिपेंड करता है क्लाइमेटिक सेशन पे। और अगर तेल की लेयर बिछ गई तो उसके ऊपर क्या, ऑक्सीजन का आना और जाना क्या हो गया, बंद हो गया, जिससे उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु। तो उसे रोकने के लिए ये काम किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। अब बात आती है हमारे पास जीवाणुओं की महत्वपूर्णताएं, कि जीवाणुओं की महत्वपूर्णताएं क्या है, इंपॉर्टेंस, जीवाणुओं की महत्वपूर्णताएं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कोई दो चार बताओ। एक तो सीधी सी बात है, सुबह पहले हमारे घरों में हम खा के आते हैं, रात को जाग लगाया था, सुबह क्या बन गया, दही, ठीक है? तो एक तो दही बनाने में काम आ गया। और एक मैंने ऊपर लिख दिया थोड़ी देर पहले, ऑयल स्पिल को कंट्रोल करता है। कौन करता है? मिथेनोजेनिक करता है। उसके अलावा कि जो घरों में ईंधन के तौर पे हम बायोगैस का प्रयोग करते हैं, वो बायोगैस किसकी सहायता से बनती है? आपके जीवाणुओं की सहायता से बनती है। कल लिखवाया था कौन से जीवाणु होते हैं? अवायवीय। और अवायवीय कौन से होते हैं? यही होते हैं मिथेनोजेनिक, क्योंकि मिथेन बनाने वाले। क्योंकि आपकी जो बायोगैस होती है उसमें मुख्य घटक क्या होता है? मिथेन होती है। कितने % होती है? 75% होती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? तब महत्वपूर्णता में पहली चीज क्या याद रखनी है आपने? मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है भूमि सुधार। तो भूमि की क्या बढ़ाते हैं ये? उर्वरता, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि जो उर्वरता है, उपजाऊता है, वो बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं बताओ? बताया है, एक सहजीवी का संबंध बताया था तुम्हें, कि सहजीवी में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास भूमि की उर्वरता को बढ़ाएगा? नाम क्या है? राइजोबियम। तो भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हैव टू बी रेज्ड बाय बैक्टीरिया। तो विच बैक्टीरिया? दीज आर नोन टू बी राइजोबियम। तो वो आपके पास कौन से बैक्टीरिया हैं? राइजोबियम। और कौन से हो सकते हैं? ये तो चलो राइजोबियम है, और कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोसोमोनास, याद रखना, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, कई नाम आते हैं। करते क्या है ये? भूमि की उर्वरता कैसे बढ़ाते हैं? ये तो हमने पढ़ लिया कि भी हम भूमि की उर्वरता बढ़ा देंगे। अब ये भी तो पता होना चाहिए कैसे बढ़ाते हैं, वो जरूरी है। कैसे बढ़ाते हैं? अब मान लो हरी खाद पैदा करनी है धान के खेत के लिए, तो क्वेश्चन आता है हरी खाद भूमि में कौन से पोषक तत्वों की अधिकता करता है या बढ़ाता है, या पादप को कौन से पोषक तत्व प्रदान करवाती है? आपकी जो ग्रीन मैन्यूर है या ग्रीन कंपोस्ट है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिक क्वेश्चन है और आता भी है। तो आपने याद रखना कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं काम क्या करते हैं, पहले तो ये जरूरी पता होना चाहिए आपको। तो ये काम करते हैं जी नाइट्रोजन शिथिलीकरण का। कि कभी भी क्वेश्चन आए कि जो राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये काम क्या कर रहे हैं?
तो ये काम कर रहे हैं नाइट्रोजन शिथिलीकरण का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये आपका काम किसका करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी पौधे हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन सीधी प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए तुम पौधे की नाइट्रोजन किसकी सहायता से पूरी करते हो? पूछ ले तुमसे कि भाई नाइट्रोजन की पूर्ति हम पादप के लिए या फसल के लिए किससे पूरी करते हैं? यूरिया से और डीएपी, दोनों आपकी नाइट्रोजन पूरी करती है। किसके लिए? पौधे के लिए। एक में नाइट्रोजन खास होती है, 40 पॉइंट कितनी होती है? 6% पूरी होती है। और डीएपी में कितनी होती है? 18% होती है। ठीक है, तो दोनों की दोनों किसका काम कर रही है? नाइट्रोजन का। अब वायु से नाइट्रोजन लें तो किसके रूप में लेगा? नाइट्रोजन शिथिलीकरण के रूप में लेगा। उसका करने का काम कौन करवाएगा? राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्राइट और प्लस नाइट्रेट। ये वर्ड याद रखना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो आपके बैक्टीरिया होते हैं पहले अमोनिया कन्वर्जन देते हैं, अमोनिया से क्या बनाते हैं? नाइट्राइट और नाइट्रेट। तुम यूरिया जब दोगे उससे सीधी अमोनिया बनती है, उसके बाद नाइट्राइट और नाइट्रेट बनते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदलना है? याद कर लो, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ये आपकी कौन सी नाइट्रोजन है? वायुमंडलीय। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को राइजोबियम किस में तब्दील करता है? ये पूछा जाए तो किस में तब्दील कर रहा है? नाइट्राइट और नाइट्रेट। अब पौधे जब भी नाइट्रोजन लेते हैं किस रूप में लेते हैं? कभी भी क्वेश्चन आए तो यही उत्तर याद रखना, नाइट्राइट और नाइट्रेट। क्या है ये नाइट्राइट और नाइट्रेट? आयन। नाइट्राइट आयन क्या होता है? ये होता है NO2 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन कौन सा होता है? NO3 नेगेटिव। ठीक है, कि आपसे पूछ लें नाइट्राइट और नाइट्रेट हैं क्या? ये आयन है। NO2 और क्या होते हैं? NO3, ऊपर लगाना है माइनस। अब ये खास तौर पर किस सहायता से हो रहे हैं? बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया की सहायता से? राइजोबियम। खेल खत्म। ठीक है, उसके बाद इसी को कहते हैं हम नाइट्रोजन शिथिलीकरण। उसके अलावा आप पे क्वेश्चन आएगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये उल्टी वापिस वायुमंडल में चली जाती है, तो जीवों के, ऐसे क्वेश्चन आएगा, जीवों के मृत शरीर नंबर 1 और पादप के मृत शरीर, कि जीवों के मृत शरीर और पादप के मृत शरीर से नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिलना क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है भाई? कि वापिस नाइट्रोजन जो है जीवों से भी और पौधों से भी कहाँ चली जाए? वायुमंडल में चली जाए। क्योंकि हड्डियां हैं, हड्डियों में क्या है? आपका एमिनो एसिड प्रोटीन भरा पड़ा है। जैसे जैसे वो डिकम्पोज होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, तो वो किस में बदल जाएगा? नाइट्रोजन में। ऐसे ही पौधों के पास भी चीजें हैं, वो भी किस में चली जाएगी? नाइट्रोजन में। तो वो कहता है कि इनके मृत शरीर से ये नाइट्रोजन वापिस वायुमंडल में चली जाए, इसे क्या बोलोगे? इसे बोलते हैं विनाइट्रीकरण। इसको हिंदी में कहते हैं विनाइट्रीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं डी नाइट्रोजिफिकेशन। कि डी नाइट्रोजिफिकेशन और विनाइट्रीकरण जो है ये कैसी प्रक्रिया है? तो उत्तर याद रखना है कि जीवों और पादप के मृत शरीर से नाइट्रोजन का वापिस वायुमंडल में मिलना। होता किसकी सहायता से है विनाइट्रीकरण? तो उत्तर आपने देना है जीवाणु। कौन से जीवाणु से होता है? तो आपने याद रखना है डीनाइट्रिफिकेंस, यानी सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। कि सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसका काम करते हैं? डीनाइट्रोजिफिकेशन का काम करते हैं। और डीनाइट्रोजिफिकेशन का मतलब क्या है? विनाइट्रीकरण, यानी अमीनोमल प्रोटीन से वापिस क्या बन जाना? नाइट्रोजन। बनती कहां से है? ओनली डेड बॉडीज।
चाहे वो डेड बॉडी किसकी हो, जीव की, या डेड बॉडी किसकी हो, प्लांट की, दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग होता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा फॉर्मिक अम्ल से मीथेन बनाता है कौन सा जीवाणु। ये भी उत्तर सेम है कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्मिक एसिड में जाएगा, फॉर्मिक एसिड मीथेन बनाता है, तो किस जीवाणु की सहायता से बनता है। ये भी उत्तर याद रखना अपने, मिथेनोजेनिक। और मिथेनोजेनिक में आगे चल के पूछे कि कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये तो बनाने वाला है, तो स्पेशल टैग क्या है इस वंश का, वो होता है मिथेनोकोकस। और ये मैंने थोड़ी देर पहले बायोगैस वाला भी बताया था कि बायोगैस में जो मीथेन बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं, यही है। तो इसलिए मिथेनोकोकस दो जगह काम कर रहा है। किस जगह काम करेगा, बायोगैस संयंत्र में भी, कि बायोगैस संयंत्र में जो आपके पास मीथेन बनाने का काम कर रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है। तो ये आपके पास बैक्टीरिया कौन सा कर रहा है, मिथेनोजेनिक। क्वेश्चन क्या टैग होता है यहाँ से नया, कि बायोगैस में जो आपका घटक होता है वो कौन सा होता है। तो बायोगैस का घटक क्या होती है, मीथेन। कितने परसेंट होती है ये जरूर आता है कि बायोगैस में मीथेन कितने परसेंट होती है, तो आपने जवाब देना है 75%। ठीक है, ये जरूरी पढ़ना है, एनसीईआरटी के बेस पढ़ना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है कि एक तो ये बनता है कि CO2 और फॉर्मिक अम्ल से मीथेन कौन बना सकता है, तो कौन बना सकता है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बना सकता है। और ये जो मीथेन बनाने वाला जीवाणु है, स्पेशल परिवार क्या है इसका, मिथेनोकोकस। और आपसे पूछे और कहाँ गैस बनाता है, ये बायोगैस संयंत्र में क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। कितने परसेंट बनाता है, 75% बनाता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने इसके बारे में कल बताया था, इनको स्पेशली क्या कहा जाता है, सबको एनएरोबिक कहा जाता है। ठीक है, आगे अब बात आती है हमारे पास कि सिरका बनाने वाला, सिरका निर्माण। सिरका क्या चीज होती है भी, सिरा। सिरा किसका घटक माना जाता है, रम, शराब। शराब के लिए जो कच्चा पदार्थ या कच्चा घटक होता है वो सिरा या सिरका बोलते हैं। सिरका बनता ही शराब से है, इसको रिवर्स यूज किया जाता है क्रिया के द्वारा, तब शुद्धता बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना। तो सिरका का निर्माण, या पूछ ले आपसे सिरा का निर्माण, कि जो सिरका है या जो सिरा है का निर्माण कौन सी विधि से करते हैं हम, किण्वन। तो उसमें किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये खास क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है वो होता है एसिटोबैक्टर, क्योंकि एसिटिक एसिड है तो एसिटोबैक्टर एसिटी, इसका प्रयोग किया जाता है। एसिडोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है। विनेगर है क्या, ये भी पता होना चाहिए। सिरका जो होता है ये आपके पास पूछ ले इसमें अम्ल कौन सा होता है, अम्ल, या पूछे आपसे रसायन, दोनों एक ही उत्तर है कि इसका अम्ल या इसका खुद रसायन या इसका मुख्य यौगिक क्या होता है। तो यौगिक आपका ये होता है एसिटिक, जो नाम लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को ही सिरके का अम्ल कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ के आए हो, CH3COOH। क्योंकि जहाँ कहीं भी ब्याह शादियाँ होती है, जहाँ कहीं गोलगप्पे रेडी देख के मुंह में पानी आता है, तो वो पानी सारा का सारा किसके जिम्मे होता है, इसी विनेगर के जिम्मे। बढ़िया होटलों में जाएंगे, प्याज चीज़ इससे मुंह ना जड़े, तो कहते हैं ना, ऑर्डर देते हैं, बोले कौन से प्याज आने चाहिए, सिराले या सिरकाले प्याज आने चाहिए। ब्याह शादियों में पैटर्न चल चुका है आजकल। तो ये कौन से प्याज होते हैं, एसिटिक। इसलिए एग्जामिनर कहता है एसिटिक एसिड का सूत्र बताइए। अब इसको और अन्य नाम क्या दिया जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है ग्लेशियल, ग्लेशियल एसिड। ये क्वेश्चन फेमस हो चुका है कि ग्लेशियल एसिड के नाम से कौन सा रसायन प्रसिद्ध है। तो कौन सा रसायन प्रसिद्ध, आपका विनेगर या विनेगर का अम्ल, या कह सकते हो एसिटिक अम्ल। अब बात आती है कि हमारे पास
जो एसिडिक अम्ल या सिरका है, असलियत में सिरका क्या होता है ये बताओ मुझे। सिरके का अम्ल मैंने बता दिया, सिरके का यौगिक बता दिया, और अगर आपसे पूछे वास्तव में सिरका होता क्या है तो क्या जवाब दोगे? आप कहते ना सिरका, विनेगर, पढ़ते आए हैं आज तक, सुनते भी आए हैं, और जहाँ कहीं भी डिशेज वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ विनेगर का जिक्र जरूर होता है। तो ये विनेगर क्या चीज़ होती है, इसका HSC नहीं, बहुत सारे कंपटीशन में, एग्जाम में ये क्वेश्चन रेज किया जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या याद रखना आपने, ये याद रखना है कि 3 से 8% एसिडिक अम्ल का जलीय विलयन। असलियत में बात ये होती है कि जो 3 से लेकर 8% तक जो एसिडिक अम्ल का जलीय विलयन होता है उसी को हम सिरका कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम खाने में सिरका यूज़ कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है कि खाने का जो सिरका है, खाद्य पदार्थ में जो विनेगर प्रयुक्त होता है वो क्या है, तो वो ये है 3 से 8% एसिडिक अम्ल का कौन सा विलयन लेना है, जलीय विलयन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 से 8% इसमें क्या होता है, एसिडिक अम्ल होता है। बाकी बच गई चीज़ वो क्या है, जो आगे शब्द लिख रखा है क्या, जलीय, तो मतलब बाकी चीज़ क्या है, जल है। तो जल इसमें कितने प्रतिशत हुआ, 92 से 95, कि 92 से लेके 95% क्या होता है इसमें, पानी, और बाकी 3 से 8% क्या होता है, एसिडिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन बड़ा खास है, आता भी है और ऐसे ही आता है, रेंज में दिया हुआ, और रेंज ही याद रखनी है, 3 से कितना, 8%। एक क्वेश्चन आया था HSC में कि विनेगर के लिए या एसिडिक अम्ल और सिरका के लिए कौन सा कथन सही है, तो उसमें उसने लिखा कि सिरका आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है, सिरका 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है, सिरका अमाशय से पैदा होता है, और ये सभी। तो अब आपके पास उत्तर कौन सा सही होगा कि 3 से 8 के बीच देखना है हमने। 3 से 8 का मतलब क्या आ गया, इसमें 5 आ गया, तो 5% क्या होता है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही।